साइकोलॉजी के एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्या मुराद है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हम कहते हैं तालीमी नफ्सियात को। अब ये तालीमी नफ्सियात को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, नफ्सियात किसको कहते हैं। तो नफ्सियात या साइकोलॉजी ये यूनानी जुबान का एक लफ्ज है, साइकी एंड लोगोस, दो अल्फाज का। जिस तरह हमने फिला एंड सूफिया पढ़ा था ना कि दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है फिलॉसफी, इस तरह जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी दो अल्फाज का मजमुआ है। द फर्स्ट वन इज साइकी एंड द अदर वन इज लागोस। साइकी का जो मतलब होता है वो सोल होता है, रूह होती है, और जो लागोस के मतलब है वो इल्म है। यानी कि इस तरह अगर हम यहाँ से ड्राइव करें साइकोलॉजी के मीनिंग, तो साइकोलॉजी के मीनिंग क्या बनते हैं। साइकोलॉजी के जो मीनिंग्स बनते हैं, साइकोलॉजी के जो मीनिंग्स बनते हैं वो ये है कि स्टडी ऑफ सोल, रूह का इल्म। बेसिकली ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी पहले फलसफे का ही एक हिस्सा होता था। इनके जो फलसफे को, चूंकि हम कहते हैं फलसफा जो है वो तमाम जो दुनिया के अंदर पाए जाने वाले अलूम हैं, फलसफे को हम एक मदर सब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं। जो फलसफा है तमाम सब्जेक्ट्स की मदर है। तो फलसफे से ही आगे मैथमेटिक्स निकली, फलसफे से आगे ही फिजिक्स निकली, फलसफे से ही आगे केमिस्ट्री निकली, फलसफे से ही आगे सोशल साइंसेस निकली, फलसफे से ही इकोनॉमिक्स निकली, फलसफे से ही सारे सब्जेक्ट्स निकले हैं। इसी तरह जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी फलसफे से ही निकली है, मेन सब्जेक्ट इसका भी फलसफा है। तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं साइकोलॉजी इज द डॉटर ऑफ फिलोसफी। अब जो एंशियंट ग्रीक्स थे, अब अच्छा, अब मैं ये पहले आपके साथ डिस्कस कर लूं कि ये फलसफे से कैसे निकली। आपको याद होगा हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, हमने सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा था, हमने अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था। तो अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने फलसफे से मुख्तलिफ मजामीन को निकाला था या सेपरेट करने की कोशिश की थी। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आप मैट्रिक की केमिस्ट्री देखें, मैट्रिक की मैथमेटिक्स देखें, या फिजिक्स देखें, या बायो देखें, या आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें किसी भी लेवल पे, तो उसमें अरिस्टोटल का कहीं ना कहीं जिक्र आता है। अरस्तु के नजदीक जी फिजिक्स की ये तारीफ है, अरस्तु के नजदीक जी इकोनॉमिक्स ये है, अरस्तु के नजदीक एजुकेशन ये है, अरस्तु के नजदीक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ये है, अरस्तु के नजदीक फलां सब्जेक्ट ये है। तो अरस्तु वो पहला शख्स था, अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने हर सब्जेक्ट पर मुख्तलिफ टेक्स्ट लिखे, कोई बाकायदा किताब नहीं लिखी, मुख्तलिफ मजामीन लिखे। इसी तरह इसने फलसफे के, ये मेन सब्जेक्ट फलसफे को ही कंसीडर करता था, लेकिन आगे इसने मुआशरे की जब मुआशी सूरत हाल पे मजामीन लिखे, तो इस उसको इकोनॉमिक्स, उसकी फर्दर आगे जब एक्सपेंशन होती गई तो उसको इकोनॉमिक्स का हम नाम दे देते हैं। इसने जब कायनात के असरार और रमूज पर एक मजमून लिखा, तो उन्हीं असरार और रमूज की बुनियाद पे जो नया इल्म खड़ा हुआ उसको हम कॉस्मोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। इसी तरह इसने जो इंसान की जिंदगी पे जो एक मजमून लिखा, उसको हम, वो आगे बेस बना बायोलॉजिकल साइंसेस की बेस बना। इसी तरह हर सब्जेक्ट पे इसने मजामीन लिखे, तो वो मजामीन क्या बने आगे, वो एक एक सब्जेक्ट की बेस बनते गए, फिर उन सब्जेक्ट से आगे फर्दर सब्जेक्ट्स निकलते गए। तो आज आप देखें बायो की अगर हम बात करते हैं, पहले तो हमें तो पता होता था जी ये बायो है। आज बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर बेशुमार फील्ड्स, हम गिनने बैठ जाएं तो हमारे जेहन में वो नाम ही नहीं आएंगे। इसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन के अंदर भी बेशुमार फील्ड्स बनी हुई हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले अरिस्टोटल था जिसने साइकोलॉजी को फिलॉसफी से सेपरेट किया, और इसने ये कहा था, या इसके दौर में ये कहा जाने लगा
एंशियंट ग्रीक के अंदर जो फलसफा है वो क्या है जी, वो रूह का इल्म है, क्योंकि साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कर लें, मैडम सुमेरा सदीक अपनी वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। तो साइकोलॉजी जो जब फलसफे से ड्राइव की गई साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी चूंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स था, साइकी एंड लागोस। साइकी का मतलब रूह या सोल, और लोगोस का मतलब जो होता था, लोगोस का मतलब है मुतालिया। तो रूह का मुतालिया एंशियंट ग्रीक में अरिस्टोटल के दौर में इसको क्या कहा जाने लगा कि ये रूह का मुतालिया है। फिर डिबेट ये हुई कि भाई रूह क्या है, रूह को कोई डिफाइन नहीं सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से रूह की डेफिनेशन नहीं इनको मिली, रूह को डिफाइन नहीं कर पाए, किसी ने रूह को देखा नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या कहना, कुछ और स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा नहीं भाई ये रूह का मुतालिया नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस, कि इंसान के जहन के मुतालिया का नाम साइकोलॉजी है, या इंसान के जो जहनी अफाल होते हैं, इंसान के जहन के अंदर जो चीजें चल रही हैं, उन चीजों का मुतालिया, इंसान के जहनी अफाल का मुतालिया क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। इनकी ये डिफरेंट एजेस हैं, एजेस ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दी हुई है कि डिफरेंट अदवार के अंदर, मुख्तलिफ अदवार के अंदर साइकोलॉजी की किस तरह से एवोल्यूशन हुई है, किस तरह से इर्तका पजीरी हुई है इसकी। तो फर्स्ट वन क्या था, फर्स्ट वन ये था कि स्टडी ऑफ सोल, रूह का मुतालिया। फिर बाद में क्या कहा जाने लगा जी, ये रूह का मुतालिया नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी क्या है, रूह कोई देखी हुई चीज नहीं है, या ना रूह को महसूस किया जा सकता है, ना ही रूह से किसी भी इंसान का कोई एक्सपीरियंस है, कोई उसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो फिर साइकोलॉजिस्ट ने, या जो इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, कि इंसान के जहन का मुतालिया करो वो साइकोलॉजी है, या इंसान के जहन के जो जहनी आफाल हैं, जो इंसान का जहन काम करता है, जो उसके प्रोसेसेस होते हैं माइंड के अंदर, उनके मुतालिया का नाम क्या है, साइकोलॉजी है। तो फिर नए एक्सपर्ट्स आए, मजीद दौर चेंज हुआ, तो एक क्रिटिक ये आई, भाई इंसान का जो जहन है, इंसान के जहन के तो तीन चार हिस्से हैं, जिसमें सब कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है और कॉन्शियस माइंड है। इंसान के तो दिमाग के तीन हिस्से हैं, शऊर है, तख्तु शऊर है और ला शऊर है। तो इंसान जो दिमाग अपना यूज करता है, जो इंसान अपना माइंड यूज करता है, वो तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड यूज करता है। तो अगर इंसान अपना सिर्फ कॉन्शियस माइंड यूज करता है, अपने दिमाग का शऊरी हिस्सा यूज करता है, तो फिर भाई काहे की जरूरत पड़ी हुई है हम तख्तु शऊर, ये सब कॉन्शियस को भी स्टडी करें और हम अनकॉन्शियस को भी स्टडी करें। तो इंसान अपने माइंड का जो पोर्शन स्टडी करता, जो पोर्शन यूज करता है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, हम उसी को स्टडी करें। तो फिर क्या हुआ, फिर जो नए आने वाले एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि नफ्सियात क्या है, नफ्सियात इंसान के शऊरी दिमाग के मुतालिया का नाम है। तो उन्होंने इसको नाम दिया स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड, या स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो पहली एज क्या थी, स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद जो इरा आई, उसमें उन्होंने कहा जी ह्यूमन माइंड की स्टडी है, या मेंटल प्रोसेस की स्टडी है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने ये कहा कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड, कि सिर्फ और सिर्फ शऊरी दिमाग के मुतालिया का नाम है। अब ऊपर से इससे पहले वाली जो एज थी, वो पूरे माइंड का मुतालिया करते थे, माइंड के अंदर ला शऊर भी आता था, सब कॉन्शियस ताख्तु शऊर भी आता था और शऊर भी आता था। तो इन्होंने क्या कहा जी, इंसान सिर्फ अपने शऊर को स्टडी करता है, तो नफ्सियात भी कॉन्शियस माइंड को स्टडी करने का नाम है। उसके बाद एक और स्कूल ऑफ थॉट आ गया, एक और एज आई, एक और दौर आया। उस दौर में उन्होंने कहा भाई ना तो सोल किसी ने देखी है, रूह किसी ने देखी है, रूह को एक्सपीरियंस किया है,
और ना ही किसी ने दिमाग को देखा है कि दिमाग किस तरह काम करता है। दिमाग को ना तो छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, ना ही उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं। तो भाई ये दिमाग के मुताले का नाम नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा जी सिर्फ और सिर्फ हम इंसान के अंदर किस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और साइकोलॉजी की फिर उन्होंने डेफिनेशन किया कि नफ्सियात एक ऐसा इल्म है जिसमें इंसान के किरदार का मुताला किया जाता है। अब जब इंसान के किरदार का मुताला किया जाने लगा तो इन्होंने कहा जी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि इंसान के किरदार के मुताला का नाम क्या है जी, इंसान के किरदार के मुताला का नाम नफ्सियात है। फिर मॉडर्न दौर जो आजकल का दौर आया है जिसमें तहकीक और हर चीज की लॉजिक हम देते हैं, हर चीज पे हम बहुत सारी तहकीक करते हैं और हर चीज को हम एक साइंटिफिक लुक में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। तो आज के दौर में जो साइंटिफिक नेचर है चीजों की वो बहुत ज्यादा हो गई है, बल्कि हम हर चीज को साइंटिफिक आई से देखते हैं, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो क्या कहा जाने लगा कि भाई नफ्सियात भी क्या है, नफ्सियात को भी साइंटिफिक होना पड़ेगा। नफ्सियात या साइकोलॉजी की जो नेचर है उसको भी साइंटिफिक होना पड़ेगा, उसको भी हमें साइंसी असूलों पर पढ़ना पड़ेगा। तो अब आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन चल रही है, जो कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन है, वो ये है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। कि नफ्सियात क्या है, नफ्सियात इंसान के किरदार और इंसान के जहन के साइंसी मुतालिया का नाम क्या है जी, नफ्सियात। तो ये तो थी डिफरेंट एजेस ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की एवोल्यूशन किस तरह हुई। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी क्वेश्चन है आपका? अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक मैं चीजें आपको देता चलूं कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है। स्कोप से मुराद होता है कि दायरा अमल, कि जो एक हम चीज पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसकी यूटिलिटी कहाँ कहाँ पर है। तो जो साइकोलॉजी की यूटिलिटी है, अमूमन जो हम कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास टीचर्स आ जाते हैं, उसके बाद लर्निंग आ जाती है, अवेल्युएशन आ जाती है, उसके अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग आ जाती है, एजुकेशनल रिसर्च आ जाती है। यानी कि अगर हम स्टूडेंट की बात करें साइकोलॉजी के को देखते हुए, तो इसमें करते क्या है जी, हम बच्चे की उम्र देखते हैं, बच्चे के तबई मलान देखते हैं, बच्चे की जहनी इस्तेदाद देखते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम क्या काम करते हैं, बच्चे के मुताबिक लर्निंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये तो थी जी नफ्सियात या साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अब साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग चलते हैं तालीमी नफ्सियात की तरफ। अब ये तालीमी नफ्सियात क्या है? साइकोलॉजी की आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं। नफ्सियात को मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है, वो जिसको हम कह देते हैं कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। उन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में जिस तरह हम कह देते हैं जी, एक जनरल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी के जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन। हम फिर कह देते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या काम करते हैं, बच्चे की जो नशो नुमा हो रही होती है उसको हम देख रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। फिर हम कह देते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या काम करते हैं, अपने जो इंसान के मुशाहिदात होते हैं, तजर्बात होते हैं, उनकी रोशनी में जो इंसान के जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, इंसान की जो जहनी कैफियत होती हैं और इंसान का जो बिहेवियर है, उससे जो हम हाइपोथेसिस एक्सट्रैक्ट करते हैं, या इंसान के किरदार से जो हम अखज़ शुदा मफरूजात हैं, उनको हम क्या काम करते हैं, अमूमी नफ्सियात के या जो जनरल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स उन पर अप्लाई करते हैं और उनका मुताला करते हैं। इसी तरह सोशल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है,
इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाती है। तो हमारा कंसर्न नफ्सियात की बाकी किसी ब्रांच के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम सादा सी डेफिनेशन करेंगे तो वो डेफिनेशन क्या होगी, वो डेफिनेशन ये होगी कि जो अमूमी नफ्सियात है या नफ्सियात के जो असूल हैं, साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, उन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को जब हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, तालीम की तरक्की के लिए, तालीम की बेहतरी के लिए जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, के इंसान के जहन और इंसान के किरदार का जो साइंसी मुताला है उसको हम क्या कह देते हैं, साइकोलॉजी कह देते हैं। नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्पेशलाइजेस इन अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग एंड लर्निंग इन एजुकेशनल सेटिंग्स, के ऐसी नफ्सियात की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है, हमारे जो एक स्कूल के इन्वायरमेंट है या क्लास का इन्वायरमेंट है, उसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, हम उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कितना ज्यादा एफिकेशियस बना सकते हैं, हमारा वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव हो सकता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो इसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कह देते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी बुनियादी तौर पे ये जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी के अवाखिर में इसका ये शुरू हुई थी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय सेवरल पायनियर्स इन साइकोलॉजी इन द लेट 19th सेंचुरी, जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। उसके अंदर जो 3 पायनियर्स हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए हैं। विलियम जेम्स है जिसमें जॉन ड्यूई है और ए.एल. थॉर्नडाइक है। दे आर स्टैंड आउट कंट्रीब्यूटर इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो विलियम जेम्स को हम देख लेते हैं। विलियम जेम्स, अच्छा यहाँ पर एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आता होता है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आता है? पेपर के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि who is the founder of educational psychology? एजुकेशनल साइकोलॉजी का फाउंडर कौन है? तो वहां पे आपने विलियम जेम्स को क्लिक करना है। क्यों है? ये पहला बंदा था विलियम जेम्स जिसने एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करना शुरू किया था। एंड ही रोट हिज फर्स्ट बुक with the name of Principles of Psychology in 1890। 1890 में इसने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी। अब कुछ लोग यहाँ पर या कुछ किताबों में ये ऑप्शन होता है जी, ये जवाब दिया होता है जो फाउंडर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल सही नहीं है। अरिस्टोटल ने तो सिर्फ उस वक्त सिर्फ फिलॉसफी होती थी, फिलॉसफी ही सिंगल सब्जेक्ट होता था, तालीम का मतलब ही फलसफे का हसूल था। तो उसने तो सिर्फ मजामीन लहदा लहदा सेपरेट मजामीन लिखे थे जिंदगी की हर डोमेन के बारे में। तो कोई अलहदा से उसने किताब नहीं लिखी थी, कोई उसने अलहदा से इसको यॉनरा या आप यूं कहें कि ब्रांच के तौर पे या सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के तौर पे इसको मुतारिफ नहीं करवाया था। तो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए हु इज द फाउंडर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो जवाब आपका विलियम जेम्स होगा। और दूसरा जो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता होता है और ये काफी मर्तबा आया भी हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी या जो फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी है वो किस ईयर में लिखी गई? ये 1890 के अंदर लिखी गई। तो विलियम जेम्स करता क्या था? विलियम जेम्स टीचर्स को इकट्ठा करता था अपने दौर के, और उन टीचर्स को ये लेक्चर्स देता था। लेक्चर्स क्या देता था? लेक्चर्स ये देता था, उनको बताता था भाई पढ़ाना आपने कैसे है, बच्चों को कैसे डील करना है, क्लास का इन्वायरमेंट आपने कैसे एक कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर
तब्दील करना है। ये उन टीचर्स को ट्रेन करता था, उन टीचर्स को लेक्चर्स देता था। तो इसने ये बाकायदगी से उस्ताज़ इकराम को लेक्चर्स दे रहा होता था, टीचर्स को ट्रेन कर रहा होता था, लेक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। तो इसने अपनी उस लेक्चर देने को का नाम रखा टॉक टू टीचर्स, सीरीज ऑफ लेक्चर्स। और ये भी पेपर के अंदर पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि सीरीज ऑफ लेक्चर्स किस बंदे ने दिए थे और उसका नाम क्या था, ये अपने याद रखना है। टॉक टू टीचर्स उसका नाम था, और ये टॉक टू टीचर्स के नाम से जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की थी, ये लेक्चर की सीरीज जो दी थी टीचर्स को, वो विलियम जेम्स ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेटिंग चिल्ड्रन। हम पहले बात कर चुके हैं कि विलियम जेम्स ने क्या काम किया था कि अपने जो टॉक टू टीचर्स के नाम से एक सीरीज लेक्चर सीरीज इसने स्टार्ट की थी, उसमें ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताता था कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को आप एजुकेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो जेम्स आर्ग्यू दैट लेबोरेटरी साइकोलॉजी experiments often can't tell us how to effectively teach children। तो जेम्स ये कहता था कि आपकी जो लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स आप लोग करते हैं ना, उससे हमें नहीं पता चलता कि बच्चों को किस हद तक हमने पढ़ाया या कितनी इफेक्टिवली टीचिंग, इफेक्टिव लर्निंग हुई है या नहीं हुई। इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे फोर्थ अजम्पशन लिखी हुई है, फोर्थ पॉइंट या फोर्थ लाइन है यहाँ पे, कि इसने लेबोरेटरी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स ही क्यों कहा कि वो फायदेमंद नहीं होते हैं, क्योंकि इससे पहले एक विलहेल्म वांट था। विलहेल्म वांट ने एक 1879 में 1879 में जर्मनी के अंदर एक लिप्जिग सिटी था, लिप्जिग सिटी में इसने क्या काम किया था, एक लेबोरेटरी, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कायम की थी। अब ये जो विलहेल्म वांट था, ये प्योर साइकोलॉजी का बंदा है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का बंदा नहीं है। तो हम चूंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने विलियम जेम्स को पहले रखा हुआ है। तो इससे पहले भी लोगों ने साइकोलॉजी पे काम किया, जिस तरह आइवन पैवलो है, उसके बाद बीएफ स्किनर है, जेबी वॉटसन है, बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी काम किया हुआ था। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी पे जो काम किया है वो सबसे पहले विलियम जेम्स ने किया है। तो 1889 में लिप्जिग के मुकाम, ये भी पेपर के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ये लिप्जिग जो सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी, पेपर सवाल यूं आता है कि सबसे पहली जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो किस शहर में बनाई गई, वो लिप्जिग में बनाई गई थी। और लिप्जिग कहाँ पर मौजूद है, जर्मनी में मौजूद है। और किस ईयर में बनाई गई, 1889 में बनाई गई। ये आगे भी हमारे जब हम स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये चीजें आपको रिटन फॉर्म में भी मिलेंगी। तो वो जो विलहेल्म वांट था, विलहेल्म वांट क्या काम करता था, वो लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो इसने उसके रिएक्शन में कहा कि हम लेबोरेटरी की मदद से बच्चों की जो माइंड्स हैं उनको स्टडी नहीं कर सकते, बच्चों के बिहेवियर को हम लेबोरेटरी की मदद से स्टडी नहीं कर सकते। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट क्लासरूम में जाएं। अगर हमने बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करना है, बच्चों की जो माइंड है उसको स्टडी करना है, या हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भाई हम क्लास में जाके ऑब्जर्व क्यों नहीं कर लेते, वहां पे जाके ऑब्जर्व करें, खामियां ढूंढें और उनको हम उनके लिए रेमेडियल प्लान दें। तो ये कहता था, emphasized the importance of observing, teaching and learning in classrooms for improving education। यही बात अभी हम कर रहे थे। strongly recommending that to start lessons at a point just beyond the child's level of knowledge। कि आप बच्चों को वहां से पढ़ाना शुरू करें जहां तक वो पहले जानते हैं। जो बच्चों के पास किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी कंटेंट के बारे में प्रीवियस नॉलेज, साबका मालूमात उनके पास हैं, उन साबका मालूमात या उनके जो कंक्रीट सोशल एक्सपीरियंस हैं किसी एनवायरमेंट, किसी कंटेंट के बारे में, तो आप वहां से स्टार्ट करें बच्चों को पढ़ाना। तो जब आप जो चीजें बच्चे जानते हैं, जो आप जवाब बच्चे आपको देते हैं, वहां से अगर स्टार्ट करेंगे,
उनके बच्चों से प्रीवियस नॉलेज टेस्ट लें। हम आजकल लेसन प्लानिंग करते हैं और लेसन प्लानिंग के अंदर हमने एक हेडिंग रखी हुई है जी, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो ये जो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट होता है, बेसिकली हम बच्चों की साबका वाकफियत का जायजा ले रहे होते हैं कि बच्चे किसी टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं। तो जब बच्चे आपको बता देंगे भाई हाँ भाई मैं इस टॉपिक के बारे में पहले से ये जानता हूं, तो जहां तक बच्चे जानते हैं अब वहां से आपने स्टार्ट करना है बच्चों को लेक्चर देना। एंड अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेच द चाइल्ड्स माइंड। तो ये तो थे हमारे पास विलियम जेम्स और उनकी साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। अब हम जॉन ड्यूई को देख लेते हैं। तो जॉन ड्यूई और विलियम जेम्स, जिस तरह हमने फिलॉसफी में, अगर आपको याद हो, तो हमने एजुकेशनल फिलॉसफी के अंदर प्रैग्मेटिज्म पढ़ा था। प्रैग्मेटिज्म के अंदर दोनों ही कंट्रीब्यूटर थे। जो विलियम जेम्स था वो प्लूरलिज्म का हामी था, और जो जॉन ड्यूई था वो प्रैग्मेटिज्म, वो प्लूरलिज्म से आगे उसने स्टार्ट किया था। तो जॉन ड्यूई को हम लोग देख लेते हैं। ही बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। चूंकि ये प्रैक्टिकलिटी पे, एक्सपेरिमेंट्स पे बड़ा इसका एम्फेसिस था, तो इसने कहा जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए नफ्सियात की। एस्टैब्लिश फर्स्ट मेजर एजुकेशनल साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन यूनाइटेड स्टेट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन 1894। ये जो सेकंड अजम्पशन है, this is also an important statement for your competitive exam। ये भी सवाल पूछा जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी लेबोरेटरी एक अमूमी नफ्सियात की लेबोरेटरी थी, जो सबसे पहली अमूमी नफ्सियात की सबसे पहली जो लेबोरेटरी थी वो लिप्जिग में विल्हेल्म वॉन्ट ने कायम की थी 1979 में। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की लेबोरेटरी कायम हुई थी वो 1894 में हुई थी। और ये किसने की थी? ये जॉन ड्यूई ने की थी। और कहां पर हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 1894 भी याद रखना है, आपने अमेरिका भी याद रखना है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो भी याद रखना है, और आपने जॉन ड्यूई का नाम भी याद रखना है। कि अमेरिका के अंदर जो फर्स्ट एजुकेशनल, पेपर में एक दफा सवाल ऐसे भी आया हुआ था, फर्स्ट psychological laboratory in United States of America was established in, वहां पे 1889 भी था, 1894 भी था, 1890 भी था, जिसमें वो उसने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से किताब लिखी थी विलियम जेम्स ने। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में दुनिया की सबसे पहले नफ्सियात की लेबोरेटरी जर्मन में लिप्जिग के मुकाम पर हुई थी, विल्हेल्म वॉन्ट ने बनाई थी। और जो अमेरिका की पहली लेबोरेटरी है वो किसने बनाई थी? वो जॉन ड्यूई ने बनाई थी। साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहां पर बनाई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बनाई थी। तो जॉन ड्यूई का क्या करता है? चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर, लर्निंग बाय डूइंग। ये कहता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हमने एज एन एक्टिव लर्नर के तौर पे डील करना है और लर्निंग बाय डूइंग करवानी है। एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड एंड एम्फसाइज द चाइल्ड्स अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। की एजुकेशन, तालीम ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करे, ओवरऑल उसको डेवलप करे, और उसके एनवायरनमेंट के साथ उसकी अडेप्टेशन हो। यहाँ पर जस्ट एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, यह एनवायरनमेंट को अडॉप्ट ही नहीं सिर्फ कर लेना, बल्कि अगर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के साथ साथ अगर आपको कोई जरूरत है कि आप एनवायरनमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट। अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को अडॉप्ट करना विद चेंजेस। तो ड्यूई पुश्ड फॉर अ कॉम्पिटेंट एजुकेशन फॉर ऑल children, girls and boys as well as children from different socio-economic and ethnic groups। ये कहता था कि जो तालीम है वो तालीम सब बच्चों का हक है, सब बच्चों के लिए एक कॉम्पिटेंट एजुकेशन होनी चाहिए, मयारी तालीम होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी सोशल ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं, किसी भी सोशल या एथनिक ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनके वो अमीर हैं, वो गरीब हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका कुछ भी है, वो लड़का है, वो लड़की है, सबके लिए एक कॉम्पिटेंट एजुकेशन होनी चाहिए और सबको हमें एक कॉम्पिटेंट एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक क्या कहता है जी? फोकस्ड ऑन असेसमेंट एंड मेजरमेंट एंड प्रमोटेड द साइंटिफिक अंडरपिनिंग्स ऑफ लर्निंग।
कि ये असेसमेंट और मेजरमेंट पे इसका फोकस था, और इसने साइकोलॉजी की जो नेचर थी उसको साइंटिफिक एक लुक दिया था। साइंसी बुनियादों पे साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ले डाउन करने की कोशिश की थी। आर्ग्यू दैट वन ऑफ स्कूलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू हॉर्न चिल्ड्रंस रीजनिंग स्किल। ये कहता था कि जो स्कूल का सबसे बड़ा या एजुकेशन का जो सबसे बड़ा मकसद है वो बच्चे की जो रीजनिंग स्किल्स हैं उनको पॉलिश करना है, उनको नॉरिश करना है। ही एक्सेल्ड एट डूइंग एग्जैक्टिंग साइंटिफिक स्टडीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि इसने जो टीचिंग और लर्निंग की साइंटिफिक स्टडी को इनिशिएट किया। प्रमोटेड द आइडिया दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी मस्ट हैव अ साइंटिफिक बेस एंड शुड फोकस स्ट्रांगली ऑन मेजरमेंट, के साइंसी बुनियादों पर आपने तहकीक करनी है, आपने जो कुछ भी करना है साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक लुक, एक साइंसी जहत के तहत करें आप। ये जी E.L. थॉर्नडाइक है। उसके बाद हमारे पास दो अप्रोचेस हैं आजकल, जो दो अप्रोचेस चल रही हैं, एक बिहेवियरल अप्रोच थी और एक कॉग्निटिव अप्रोच है। बिहेवियरल अप्रोच क्या है और कॉग्निटिव अप्रोच क्या है? बिहेवियरल अप्रोच से मुराद है, बिहेवियरल अप्रोच जो बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि इनको, वैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बिहेवियरल अप्रोच के जो फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि नफ्सियात सिर्फ और सिर्फ इंसान के किरदार का मुतालिया का नाम है। तो बिहेवियरल अप्रोच वाले ये कहते हैं इन टीचिंग लर्निंग इन एजुकेशनल साइकोलॉजी कि इंसान जो कुछ भी सीखता है वो अपने किरदार की मदद से सीखता है, और उसको जब तक कोई बैरूनी मुहैयज नहीं मिलता, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिलता, तब तक वो चीजों को लर्न नहीं करता। तो बिहेवियरल किरदार में तब्दीली कब रूनुमा होगी? ये कहते हैं जी किरदार में तब्दीली का नाम लर्निंग है। बिहेवियरल अप्रोच वाले किरदार में तब्दीली को ताल्लुम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं। तो ये कहते हैं जी जब भी कभी इंसान को उसके एनवायरनमेंट की तरफ से, उसके माहौल, जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस माहौल को वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें से उसको कोई एक्सटर्नल मुहैयज या एक्सटर्नल मोटिवेशन या स्टिमुलस मिलेगा, तो उस स्टिमुलस के रिएक्शन के तौर पे इंसान क्या करेगा? कुछ काम करेगा। और जब उसको वो बार बार उसको वो स्टिमुलस मिलता रहेगा, बार बार उसको वो स्टिमुलस मिलता रहेगा, अगेन एंड अगेन उसको वो स्टिमुलस मिलता रहेगा, तो उसको उस काम की क्या पड़ जाएगी? उसको उस काम की आदत पड़ जाएगी, वो चीज उसके किरदार का हिस्सा बन जाएगी। अगेन एंड अगेन स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस के नतीजे में इंसान ने कुछ काम किया, तो वो फिर क्या हो जाएगा? वो उसके किरदार का हिस्सा बन जाएगा। ये बिहेवियरल अप्रोच है। तो बिहेवियरल अप्रोच के बाद एक नेक्स्ट जो हमारे पास आती है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आती है। और आजकल जो साइकोलॉजी का जो दौर चल रहा है, आजकल जो मौजूदा है, जो कंटेम्प्रेरी इरा है, वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की ही बात करते हैं, वो कॉग्निटिविज्म की ही बात करते हैं। कॉग्निटिविज्म से क्या मुराद है? ये कहते हैं नहीं भाई, इंसान के सिर्फ किरदार में होने वाली तब्दीली कोई तब्दीली नहीं है, उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। हो सकता है कि इंसान अंदर से बड़ा टूटा हुआ हो, बड़ा गम का शिकार हो, बड़ा दुखी हो, लेकिन उसके चेहरे पे हंसी हो। हम तो उसके चेहरे की हंसी देख रहे हैं और इस चीज पे की बुनियाद पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये बंदा बड़ा खुश है, ये बंदा बड़ा हैप्पी है, इसकी लाइफ बड़ी सेट है, तो हम उसके अंदर जाके नहीं देख रहे। ये कहते हैं जी जो बिहेवियर है, बिहेवियर इज जस्ट अ टूल, बिहेवियर इज जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। वो क्या काम करता है? बिहेवियर इंसान को उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, इंटरेक्ट करवाता है। यानी कि हम अपने जो हवासे खमसा हैं, 5 सेंसेस हैं, उनकी मदद से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन के बाद जो सिग्नल्स आते हैं वो हमारे माइंड में जाते हैं, हमारी कॉग्निशन में जाते हैं। तो कॉग्निशन उन पे प्रोसेस करती है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती हैं वो अपने माइंड में स्टोर कर लेती है, और जो यूजलेस होती हैं उनको वो स्किप कर देते हैं। तो कॉग्निटिविज्म वाले क्या कहते हैं? जितनी भी लर्निंग हो रही होती है वो इंसान के जहन में हो रही होती है। जो बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं जो भी लर्निंग होती है वो इंसान के किरदार में होती है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इनको मजीद हम आगे जो साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट आएंगे उनके अंदर भी हम लोग इनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन करें। नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है, टीचिंग इज
एन आर्ट और साइंस? ये आप लोगों ने खुद सोचना है कि टीचिंग आर्ट है या साइंस है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसके जवाब दीजिएगा। तो अभी सर हमारा मेरा क्वेश्चन जी हमारा मेरा क्वेश्चन है। एक जस्ट अ मिनट, हमारा ये सेशन क्लोज होने वाला है। आप इसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा आपका सेशन ज्वाइन हो जाएगा, तो उसमें हम क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं अपने। अभी ये क्लिक होता है, डिस्कनेक्ट होता है, तो दोबारा आपने जो लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसी लिंक को दोबारा आपने क्लिक करना है, तो आपका दोबारा सेशन ज्वाइन हो जाएगा। मैडम व्हाट इज योर गुड नेम? जी, जो मैडम क्वेश्चन कर रही थी। सर मेरा नेम उस्मा है और मेरा क्वेश्चन ये है